अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रूर बेवखरी गाल मुहम्मद हुसैन खान दे नाल ते मैं तो मेज़बान मुहम्मद हुसैन खान। नाज़रीन अज वखरी गाल दा वखरा प्रोग्राम, सारे प्रोग्रामें तो मुनफरिद प्रोग्राम। अज दे जिहड़े साडे मेहमान हैं, साडी तहसील जतोई, साडे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, बल्कि मैं ई क्यों ना आखां साडे मुल्क पाकिस्तान दा फ़ख्र डॉक्टर शौकत अली राव साहब सन मौजूद हैं। नाजरीन इतना मैं तो ये भी लाजमी से जो काबलियत मखसूस ये नहीं जो काबलियत मखसूस इलाके च आवे, मेरे आखन का मकसद ये है जो ज़रूर नहीं जो इस्लामाबाद के लोग काबिल होवन, ज़रूरी नहीं जो लाहौर के लोग काबिल होवन। सारी तहसील जतोई जी पसमानदा तरीन तहसील जतोई है, जी मेन रोड को भी हटते है, दरिया के किनारे ते सारा शहर जतोई आबाद है। तो सारी जतोई दी ही पसमानदा तरीन तहसील चों एक नौजवान हीरा जेड़ा बंदा डॉक्टर बनते वो भी दिल का डॉक्टर बनते अमेरिका प्रैक्टिस करेंदा होवे ओ हीरा होंदे। इवें ही डॉक्टर शौकत अली राव साहब सारी तहसील जतोई दा फ़ख्र हैं। सारी ही तहसील जतोई मेरे ख्याल टैलेंट की कमी बिल्कुल कहनी पसमानदा जरूर से। असा अज डॉक्टर साहब नाल जी सारी गुफ्तगू सारा टॉपिक है इल्मी ते अदबी प्रोग्राम है। होंदे असा डॉक्टर साहब नाल दिल दी अमराज ते गुफ्तगू करे सूँ। असा होने करूँ अपनी वखरी गाल दे वखरे मेहमाने वास्ते वखरे लोगों वास्ते खूबसूरत मशवरे गिन सूँ। डॉक्टर शौकत अली राव साहब सन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया इनवाइट। तबीयत ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना ख़ुसूसी टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने। बहुत मेहरबानी। मेरा पहला सवाल, जनाब ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपने FSC और MBBS वो कहाँ से किया? और इन दो डिग्रियों के अलावा आपके पास कोई और डिग्री भी है? जी इब्तदाई तालीम वैसे शुरू मैंने प्राइमरी जो है और मिडिल स्कूल वो खैरपुर सादात से किया। आपकी पैदाइश भी वहीं है? पैदाइश मेरी मुल्तान की है, CMH की। ठीक है। लेकिन इब्तदाई तालीम मेरे वालिद साहब जो हैं पाकिस्तान से बाहर होते थे। ठीक, सऊदी अरब होते? सऊदी अरब होते थे। तो मैंने नाना नानी के यहाँ वहाँ हमारी बेसिकली शुरू की परवरिश हुई खैरपुर सादात में 8th ग्रेड तक। फिर 9th और 10th मैंने जतोई हाई स्कूल से किया। ठीक है। फिर मैं मुल्तान चला गया, FSC मैंने वहाँ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से FSC की और MBBS जो है निश्चय मेडिकल कॉलेज से किया। मुल्तान से MBBS करने के बाद फिर मैं इनिशियली 1 साल के लिए लाहौर में हाउस जॉब की चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। ठीक है। फिर इस्लामाबाद चला गया, वहीं से मुझे इरादा बना कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स जाऊं और वहाँ के एग्ज़ाम्स लूँ। दोस्तों ने और वहाँ के जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप जो है आप में टैलेंट है, आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो बस फिर कोशिश शुरू कर दी। शुरू में तो अंदाज़ा नहीं था, पहले तो इरादा यही था कि प्रैक्टिस शुरू कर दूँ मैं वापस आके, लेकिन उन्होंने इनकरेज किया। तो फिर मैंने अमेरिका के एग्ज़ाम्स होते हैं USMLE कहते हैं उनको, तो वो दोनों यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम वो दोनों लिए यहाँ से। फिर अमेरिका पाकिस्तान से लिए? पाकिस्तान में एग्ज़ाम होता है उनका रिटन। अमेरिका का एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। वो दोनों रिटन टेस्ट यहाँ पास करने होते हैं। फिर उनका एक क्लिनिकल एग्ज़ाम होता है, वहाँ जाके देना होता है। फिर आप अप्लाई करते हो मेडिसिन की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। फिर मैंने 3 साल की मेडिसिन की ट्रेनिंग न्यूयॉर्क सिटी में की। फिर उसके बाद मैंने 4 साल की कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग की न्यूयॉर्क सिटी में। फिर मैंने इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी एक चीज़ होती है जो दिल में स्टेंट डालते हैं। बिल्कुल। और फिर मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं टांगों में भी जो दिल की नालियाँ होती हैं और जो गुर्दों की नालियाँ होती हैं और जो टांगों में जो नालियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उनकी मैं स्टेंट डालता हूँ बुला। और इसके अलावा मेरी अभी 2 साल पहले मैंने एक नया प्रोसीजर शुरू किया है। दिल के वाल्व में जो है वो टांग के ज़रिए डाल सकता हूँ बग़ैर सर्जरी के। बिल्कुल। तो ये मेरा नई प्रोसीजर है, 8-10 साल पहले शुरू हुआ है अमेरिका में भी, और मैंने अभी ये करना शुरू किया। ठीक है, वेल डन। डॉक्टर साहब, जतोई से अमेरिका तक का सफ़र आपने तय किया, इसमें मुश्किलात भी आई होंगी, तो आपने ये किस तरह तय किया? मुश्किल तो ज़ाहिर है, सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं पहला शख्स हूँ ख़ानदान का जो अमेरिका गया। ज़ाहिर है कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई जान पहचान वाला नहीं था। वेल डन। इम्तिहान देने से पहले सब
इम्तिहान देना मुझे मुश्किल नहीं लगता था। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि वहाँ जाऊँगा तो कहाँ ठहरूंगा, किसके पास जाऊँगा। यानी घर को छोड़कर उधर रहना ये आपको मुश्किल लगता ये मुश्किल लगता था कि जगह नहीं है, नया मुल्क है, और कैसे सेटल होंगे, किसके पास ठहरेंगे, कोई जरिया कोई यानी कि ताल्लुक नहीं कोई था, ताल्लुक नहीं, नया मुल्क भी और है और कोई ताल्लुक भी नहीं है। बिल्कुल जाहिर है। तो मेरी माशाल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ मुझे। मेरे पेरेंट्स, अल्लाह मेरे यानी आप उधर सेट हो गए। हाँ जी, चला गया। दोस्त एक रास्ता बन गया, जरिया बन गए। शुरू में एक दोस्त के पास ठहरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पहुँचे तो ताल्लुक बनते गया। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है जो लोग इधर से जाते हैं, पहले तो आप बता रहे हैं मायूस होते हैं, कैसे सेटिंग होंगे, कैसे वहाँ रहेंगे, तो जब वहाँ सेटिंग हो जाती है फिर आने को दिल नहीं करता, ये क्या वजह? आने को दिल तो जाहिर है, अमेरिका की अपनी एक सच बात यह है कि वो उनका अच्छी बात मैं कहूँगा ये है कि वो वेलकम करते हैं जो फॉरेनर्स भी हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप काबिल हैं, एलिजिबल हैं, तो कंट्री आपको पीछे की तरफ नहीं धकेलेगा। मसलन मैं जतोई का रहने वाला हूँ, बिल्कुल, मेरा कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ। मैं बस चलता गया, आप हार्ड मेहनत करें और आप ऊपर आते जाएं। अब मैं वहाँ के चाहे मेरे जो पार्टनर हैं गोरे हैं, अगर मैं हूँ उनसे मुझे कोई चीज़ बेहतर आती है तो मुझे बेहतर आती है, इसमें मुझे कोई पीछे नहीं खींचेगा, मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस खुद ऊपर आता जाऊँगा। वेल डन, ये उनकी एक अच्छी बात है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इधर जो लोग हैं जो बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है, उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो जाहिर है डॉक्टर्स के लिए तो मैं बड़ा इनकरेज करूँगा कि अगर वो जाना चाहते हैं तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी फिजिशियंस की, जो मैं अपने हालात बता रहा था उससे बहुत मुख्तलिफ है। उसका नाम है अपना, ऑल पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी 11-12 हज़ार फिजिशियंस हैं इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो एग्ज़ाम लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े हर मेडिकल स्कूल की भी एक छोटी एलुमनाई बनी हुई है, तो वो हेल्प करते हैं। में या अमेरिका में बनी हुई है। वो सारे स्टूडेंट्स से हम रब्ता रखते हैं। जैसे निश्तर की एलुमनाई है, मैं उसका एक्टिव मेंबर हूँ। हमने इस वक्त निश्तर के स्टूडेंट्स के लिए हमारी एलुमनाई ने $2 मिलियन इकट्ठा करके इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हर साल हम 25 से 50 स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं, निश्तर के स्टूडेंट्स को, उनकी ड्यूरिंग स्टडीज़, उनकी पेमेंट्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा हमने 3 साल पहले एक और प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ये पास कर लेते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, USMLE स्टेप 1 स्टेप 2, अगर उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती और उनके स्कोर अच्छे हों तो हम उनको लोन प्रोग्राम वहाँ पे रखा हुआ है। वो हमने $5,000 तक उनको लोन देते हैं ताकि वो अपने जो शुरू के एक्सपेंसेस है वो बर्दाश्त कर सकें। जब वो रेजिडेंसी शुरू करते हैं ट्रेनिंग, तो वो लोन वापस करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आने वाले नए स्टूडेंट्स को लोन चला जाएगा। तो हमने एक सर्कुलेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। हमारे यहाँ एक रिवाज है लोन का, आप बता रहे हैं लोन पर लोग प्रॉफिट लेते हैं, वहाँ भी लेते हैं? लोन पे जो सिस्टम है प्रॉफिट का वो तो सेपरेट है, ये तो कार खैर है, ये तो फ्री लोन है। मतलब वो उन्होंने ऐसा ऐसा वापस करना है, और वो इसलिए रखा हुआ है सिस्टम क्योंकि उनकी जॉब शुरू हो जाएगी और हमें पता है कि वो अफोर्ड कर सकेंगे, और उससे फ़ायदा ये होगा जब वो वापस करे जाएं पैसे करेंगे तो उसी पूल में चले जाते हैं वो, और वो वापस अगले स्टूडेंट्स को चले जाते हैं। ठीक, यानी अगर जो जाने का ख्वाहिशमंद है उसने पहले वो इम्तिहान पास करना होगा। जी जो अमेरिका का होता है इस्लामाबाद में। जी, होता यहीं पे ही है। वो जब वो पास कर लेगा फिर वो अप्लाई कर सकता है उस लोन पे। एक्सपेंस नहीं है तो वो आप डोनेट करेंगे। जी, वो करेंगे, वो काबिल वापसी होंगे जब वो खुद काम अपनी जब वो काम शुरू कर देगा। वेल डन। डॉक्टर साहब, जनाब अमेरिका में आप सरकारी डॉक्टर हैं या अपनी प्रैक्टिस प्राइवेट करते हैं? अमेरिका में सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये वहाँ पे सरकारी तो नहीं होता, 2 किस्म का मॉडल है। आप हॉस्पिटल के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या आपके अपनी प्रैक्टिस भी हो सकती है। ठीक है। हमारा जो है मेरा प्राइवेट ग्रुप है, हम 12 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत लार्जेस्ट ग्रुप है मेरा उस कैलिफोर्निया में की जहाँ पे मैं रहता हूँ, शहर फ्रेज़नो। कैलिफोर्निया सबसे खूबसूरत और महंगी स्टेट है अमेरिका की। ठीक है। 50 स्टेट्स में से, और उसमें हम 12 कार्डियोलॉजिस्ट का ग्रुप है, प्राइवेट है। लेकिन मैं टीचिंग में भी हूँ, फैकल्टी भी हूँ। मैं पढ़ाते भी? हाँ जी, पढ़ाता भी हूँ। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के जो
फेलोज़ होते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ, और जो मेडिसिन की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। यानी आपने ये अपना सेटअप बना रखा है? जी अपना, लेकिन हम हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं। अटैच भी प्रोसीजर हम हॉस्पिटल में करते हैं, ठीक है, और ऑफिस प्रैक्टिस ज़ाहिर है प्राइवेट है। ठीक है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अमेरिका में आपको बड़ा अरसा हो गया अमेरिका में रहते हुए, फ़र्क क्या पाया? फ़र्क ज़ाहिर है अपना मुल्क की बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ आप पैदा होते हो, जहाँ आप पलते बढ़ते हो, आपको अच्छी लगती है, चाहे सफाई हो ना हो जैसा भी हो। अब जतोई है, अब मैं कंपेयर तो कर नहीं सकता जतोई को अमेरिका से, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन ये भी अच्छा लगता है। अच्छाइयाँ वहाँ की बहुत सारी, उन्होंने जो चीज़ें हम बार बार, मैं मेरे वाले साहब भी वहाँ जाते थे, देख के बस एक ही बात मुझे उनकी याद है करते थे कि ये सब चीज़ें हम में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो अखलाकियात हैं, जो मैनर्स हैं, जो तमीज़ है, जो सफाई है, बिल्कुल। इस्लाम तो कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है, हम ख्याल ही नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों का नहीं ख्याल करते। और जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना, जो पैदल चल रहा हो उसकी, जो चला रहा होता है गाड़ी, या वो आप सड़क पे जा रहे हैं तो वो आपको देखेगा कि एक बंदा गुजरने की कोशिश कर रहा है, वो 20 फुट पीछे खड़ा हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो आपको आराम से तसल्ली से गुजरने देगा, फिर आप वो चलेगा। उसको, जो पैदल चलने वाला है, उसको ये टेंशन नहीं होती कि मेरे ऊपर ही चढ़ा देगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है, इस्लाम हम इस्लाम का नाम लेते हैं, बिल्कुल। हमें इस्लाम सिखाता है सारी चीज़ें, अच्छी अखलाक, अच्छी अखलाकियात ही तो है इस्लाम, लेकिन हम वो लोग फॉलो करते हैं, हम फॉलो नहीं करते। ये फ़र्क आपने पाया? हाँ जी। डॉक्टर साहब, जनाब दिल के डॉक्टर हैं, तो आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आम बीमारी हो गई है। पहले सुनते थे जिसका वज़न ज़्यादा हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, उसको अटैक होता है, अब तो नौजवानों को भी अटैक हो रहा है। इसकी वजह बताएं आप। बचपन में एहतियात क्या करनी चाहिए, लड़कपन में क्या एहतियात करनी चाहिए लोगों को? जो फ़र्क मैंने देखा है कि अमेरिका में जो उसको कहते हैं एवरेज एज लाइफ जो है, वहाँ 80 साल, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी 90 साल से उम्र ज़्यादा है। मेरे पास अभी मैंने दिल का वाल्व डाला एक पेशेंट का, उसकी उम्र 99 साल थी। मेरे पास इस वक्त 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर हैं। तो मतलब 90 साल एवरेज उम्र उनकी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा अच्छी उम्र है। और मेजॉरिटी जो मेरे पेशेंट हैं, ऐसे समझ लें 80% जो मेरे पेशेंट हैं वो 65 से अबव हैं, जिनको दिल के मसले हैं। दिल के मसले वहाँ पे भी हैं, नंबर 1 डिज़ीज़ है, लेकिन एक तो ये है कि वो शुरू से ही, बचपन से ही ज़रा एक्टिविटी मीन एक्सरसाइज बहुत करते हैं, ठीक है, रेगुलरली। मुझे जो लगता है बहुत सारी जो हमारी और उनकी फ़र्क जो है। मुझे अब बहुत परेशान करती है कि पाकिस्तान में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, दिल के स्टेंट डल रहे हैं, मेरे को कभी रिपोर्ट आती रहती है मेरे पास हर वक्त, दोस्तों की रेफरेंस से, 30 साल का, 35 साल का बंदा, 40 साल का बंदा को दिल को हो रहा है। क्रिकेटर आपके सामने है जो आबिद अली, वो तो नौजवान है। एक तो ये मैं फ़र्क ये देख रहा हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है यहाँ की भी और वहाँ भी अब थोड़ा सा आने लगा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिविटी नहीं है ज़िंदगी में। जो रेगुलर एक्सरसाइज का ट्रेंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे अभी भी हमारे बचपन में चाहे स्कूल सिंपल ही थे, लेकिन उसमें बड़ा ग्राउंड्स होते थे, एक्सरसाइज बहुत होती थी। बिल्कुल। एक तो वो उसका ट्रेंड वापस लाने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को एक्सरसाइज रोज़ाना आदत डालें कि 1 घंटा रोज़ाना एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ज़ाहिर है मैं सोच सकता हूँ कि खुराक का ही मसला होगा, और तो कोई ऐसी बात है नहीं कि पाकिस्तान में और वहाँ में वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है। 2-3 चीज़ें ही मुख्तलिफ मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये है कि मुझे लगता है हमारी जो खुराक है वो सही नहीं है। हम घी बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जैसे भुनाई करते हैं, हाँ, बिल्कुल। ऑयल के अंदर हम तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं हम। हाँ, वो इतनी मेरे ख्याल में वहाँ के लोग वेस्टर्न के ज़्यादा नहीं खाते। हमारे समोसे, पकोड़े, हर चीज़ हमारी बाहर की चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। घी एक तो अच्छा नहीं है, फिर उस घी के अंदर हमने उस हर चीज़ को तला हुआ है, तो उसको ना बहुत ज़्यादा वो उसकी खुराक कम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। ऑयल बेहतर है। ऑयल सबसे अच्छे ऑयल्स अगर इस्तेमाल करने हों तो ज़ाहिर थोड़ा सा कास्ट इशू भी है। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा ऑयल जो होता है वो ऑलिव ऑयल है। एक और चीज़ होती है एवोकाडो, वो सबसे बेस्ट है। अगर एवोकाडो ना भी हो वो बहुत महंगा है, लेकिन ऑलिव ऑयल भी अच्छा है। फिर भी ऑयल्स मतलब घी से, मतलब हमारे बचपन में भी हमने वो डालडा ही वो मतलब उसकी क्वालिटी हमें पता नहीं कितनी अच्छी थी कि नहीं। क्या अब मैं देखता हूँ तो बहुत मतलब इतने सालों साल से लोग खा रहे हैं। और हमारी, और जाहिर है जब आप बाहर खाते हो चीज़ें, अपने घर में तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपने क्या डाला। बाहर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग अब बाहर का खाना खा रहे हैं,
तो ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, कोई एहतियाती तदाबीर बता दें। एहतियाती तदाबीर एक तो ये है कि एक्सरसाइज की आदत डालें, रेगुलर एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि ज़्यादा घर में कुकिंग करें जो रिलायबल हो, आपको पता हो कि आपने क्या डाला हो उसमें। नमक का कम इस्तेमाल करें और चिकनाई का कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि ऑयल यूज़ करें। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर है, ये नंबर 2 और 3 पे आते हैं उम्र के बाद। डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, बहुत कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, शुगर आपकी कंट्रोल हो। हर 3 महीने के बाद आप हीमोग्लोबिन A1C होती है, वो चेक करानी होती है कि आपकी लास्ट 3 मंथ में शुगर कैसी रही है। ठीक है। उसको रेगुलर चेक करें, गुर्दों के टेस्ट कराएं रेगुलर, जो शुगर के मरीज़ हैं। दवाइयाँ आप ले रहे होते हैं, जिगर के टेस्ट कराएं। 3 महीने के बाद अपनी लैब ज़रूर करवाएं। ठीक है। देखें कि कंट्रोल है कि नहीं है। ओवरऑल पूरे जिस्म की करानी चाहिए। हाँ, वो एक दिल भी आ जाए जी, वो डायबिटीज़ आप कह रहे हैं जी, शुगर का भी आ जाएगा, क्योंकि ये मेन रीजंस हैं। आपकी जो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं, एक तो उम्र है और एज, जिनमें 55 साल से ज़्यादा, मुझे लगता है पाकिस्तान में तो शायद उससे भी कम, और ख़वातीन में थोड़ा सा लेट होती है दिल की बीमारी कंपेयर टू जो मर्दों के। ठीक है। क्योंकि अल्लाह मियाँ की तरफ से नेचुरल प्रोटेक्शन है। दूसरी ये होती है कि आपकी जो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। और बैड कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है, अच्छा कौन सा होता है, कितना होना चाहिए? अच्छा, दोनों कोलेस्ट्रॉल जो हैं बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। लिवर जो आपका जिगर होता है वो प्रोड्यूस करता है। एक जो आप बाहर से लेते हो कोलेस्ट्रॉल, दोनों होते हैं। ये जिस्म के अंदर, ये आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो दिल की जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर जम जाता है जाके, और वो जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है, या टांगों में रुकावट होती है खून की, या स्ट्रोक होता है, फालज होता है। ये सारी बीमारियां उसी वजह से होती हैं। तो बैड जो गुड कोलेस्ट्रॉल ये है वो उसको जमने नहीं देता उस तरह से, तो प्रोटेक्शन करता है आपकी। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जम जाता है। हाँ, वो जम जाता है। उसका जो आइडियली है, जो कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 होना चाहिए। LDL कहते हैं उसको, LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL। और LDL है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को दिल की बीमारी हो चुकी है, किसी को स्टेंट डल चुका है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए 70 या उससे कम रखें। और अगर नहीं है, शुगर भी है, तो कम से कम 100 या उससे लेस हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ज़्यादा होना चाहिए। जाहिर है अच्छी चीज़ है, उसको ज़्यादा होना चाहिए। जो बुरी चीज़ है उसको कम होना चाहिए। ठीक है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारे यहाँ, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला है, गुड कोलेस्ट्रॉल लो है। उसको बढ़ाने का जो तरीका है वो एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी जो नेशन है वो एक्सरसाइज नहीं करती, इसलिए हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो लो होता है, बैड ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज करने से बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है। स्मोकिंग करने से गुड कोलेस्ट्रॉल नीचे जाता है, मेजर फैक्टर है। तो स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। और सिगरेट जो है तो ये आम हो चुकी है। हाँ जी, सिगरेट शौकिया लोग पीते हैं। हाँ जी, सिगरेट का बहुत बड़ा मसला है, मेजर रोल है। डायबिटीज़ के बाद स्मोकिंग जो मेजर रोल है। और हार्ट अटैक का। जी, जितने भी आप यंग बंदू को देखेंगे, या तो फैमिली हिस्ट्री होगी बहुत स्ट्रांग कि किसी के मॉम डैड या किसी की बहन भाई को, किसी को यंग एज में उम्र 55 से पहले हार्ट अटैक होगा, या ये वजह होती है नौजवानी में हार्ट अटैक होने की, या फिर स्मोकर और डायबिटिक हो। शुगर और डायबिटीज़ के जो दोनों मरीज़ होते हैं उनको भी हार्ट अटैक होता है, जल्दी होने का ये इशू हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखते हैं कि लोग, ये जो हमें दर्द हो रहा है, क्या अटैक की यही एक ही वजह है या इसकी कोई और अक़साम भी है? अक़साम जो दिल के अटैक होते हैं ना, उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से अलामात हो सकती हैं। सांस का फूलना भी बहुत बड़ी अलामत हो सकती है कि जैसे चलते हैं आप, सांस फूलती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। या फिर ये होता है कि आपको एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आपको लगता है कि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई है, ये भी एक अलामत हो सकती है। चक्कर भी आ सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नॉर्मल तरीके से जो सीने में दर्द होता है उस तरह से मतलब पेशेंट को अलामत प्रेजेंट नहीं करते उस तरह से, वो उनको मुख्तलिफ थोड़ी अलामत, जैसे जलन होती है। हाँ बिल्कुल। लोग अक्सर समझते हैं कि मैदे में का हो रहा है। कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको पसीने आ रहे हैं और रंग पीला पड़ रहा है, तो वो हार्ट अटैक की अलामत भी हो सकती हैं। और क्योंकि अगर मैदे में जलन होगी तो आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, अगर सांस भी फूल रही है साथ, तो इसका मतलब है ये हार्ट अटैक की भी अलामत। बिल्कुल। और घर पे दूसरा ये है कि आप अगर शुगर के मरीज़ हैं और
दिल के पहले से भी मरीज़ हैं तो आप अपने एस्प्रिन ले सकते हैं, आप एक एस्प्रिन ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने में देर लग जाती है या डॉक्टर तो दूर है, फ़ौरन एस्प्रिन आप ले सकते हैं, एक वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा एक नाइट्रोग्लिसरीन की एक टैबलेट मिलती है, वो टांग ये जो आप ज़ुबान के नीचे रखते हो, इसे एनजीसेड हम एनजीसेड कहते हैं, वो भी आप रख सकते हो। लेकिन आप अपना कोशिश करें कि जितने भी लोग हैं उनको चेक करना आना चाहिए, घर में किसी न किसी को ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए, पल्स रेट। तो अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 100 थोड़े से पैसों की, 400-500-7,000 तक है। लेकिन वो ये है कि आप हमारे यहाँ एक ये भी रिवाज है, हम हर चीज़ पे खर्च करते हैं लेकिन सेहत पे खर्च नहीं करते। तो जो आपकी ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हैं ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती है। फिर आपको एकदम से लाखों रुपए नहीं खर्च करने पड़ते। तो आप एहतियात अगर करो शुरू से तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। और ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करो अपना, डॉक्टर के पास जाओ, वैसे भी रूटीन में भी चेक कराओ 6 महीने साल बाद। कभी कभी होता है कि आपको शुगर हो रही होती है, आपको अलामात नहीं आ रही होती। कब आप अमेरिका में एक ट्रेंड है एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें ये होता है कि आप एक प्राइमरी केयर डॉक्टर को साल के बाद चेक कराते हो, उसे कहते हो मेरे ब्लड के टेस्ट करो, बिल्कुल मेरे जिगर के टेस्ट करो, मेरे किडनी के टेस्ट करो, चाहे आप बीमार हैं या नहीं है। सही है। इसको कहते हैं प्रिवेंशन, पहले बीमारी से पहले। उनमें एक्सरसाइज है, आपकी डाइट अच्छी, खुराक अच्छी रखें, फिर सिगरेट ना पिएं, वॉक करें डेली 45 मिनट से 1 घंटा रोजाना एक्सरसाइज करें, वज़न कोशिश करें कि कम रखें, चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, ये आपको बचाएंगी हार्ट अटैक से। फिर दूसरा ये है कि आप साल में 1 दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, जिसने दिल का बाईपास कराया हो, क्या वो कोविड की वैक्सीन लगवा सकते हैं? ये सारे मरीज़ जितने भी हैं, दिल के वाल्व डले हों, दिल का बाईपास हुआ हो, दिल के स्टेंट डले हों, सब के लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन एक्चुअली जो है ये सब के लिए ही है, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको पहले से मसाइल हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो ये सबको लगवानी चाहिए। मैं खुद दोनों वैक्सीनेशन, और मेरा 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो मैंने बूस्टर भी लगवा चुका हूँ। तो हमारे यहाँ जो वहाँ पे फाइज़र मुझे लगी है, मेरी वाइफ को मॉडर्ना लगी है, वहाँ पे तीसरी जॉनसन भी है। बिल्कुल। लेकिन जो चाइना की वैक्सीन भी है उसकी भी अच्छी प्रोटेक्शन है, 80% से ज़्यादा, 85% तक। डॉक्टर साहब, जनाब अपनी जो ज़िंदगी बाकी रहती है क्या वो अमेरिका में गुजारेंगे या हमारे इधर हमारे अपने लोगों के लिए मट्टी का कर्ज हर किसी पे होता है, आप पर भी है, क्या वो अदा करेंगे इधर? आपके आबा अजदाद भी इधर हैं, घर भी इधर है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा सेटअप बनाऊँ कि कुछ टाइम यहाँ गुजारूँ और कुछ टाइम वहाँ गुजारूँ। इसी मकसद के लिए कुछ दोस्तों के साथ मिल के मैंने हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हमने ज़मीन खरीदी है। इस्लामाबाद में भी एक सेटअप बना रहे हैं। फिर इंशाल्लाह देखेंगे ऐसा, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मेरे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं कोई प्रोसीजर, जैसे मैं आऊँ छुट्टियों पे तो कुछ प्रोसीजर कर लूँ। क्यों ना सर, ये जतोई के अवाम के लिए कर दें। हाँ, हर 3 माह बाद, हर 6 माह बाद आप आ जाएं तो इधर मरीजों के चेकअप हो जाएंगे। चेकअप तो मैं कर सकता हूँ, लोगों को इधर पता नहीं है, वो दिल के मरीज हो जाते हैं। चेकअप मैं कर सकता हूँ। दूसरा, लेकिन जो मैं प्रोसीजर करता हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी है एक्चुअली, वो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, इसमें स्टेंट डालने होते हैं। उसके लिए आपको खासा बड़ा सेटअप चाहिए, और उसके लिए आपको ये है, सेटअप के अलावा जैसे ये नहीं हो सकता कि मैं किसी को स्टेंट डालूँ और फिर मैं चला जाऊँ और कोई उसका फॉलो अप ना हो और कोई उसकी चीज़ें ना हो। तो जब भी कहीं भी कोई सिलसिला बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो ऐसा होगा कि उसमें कोई कंटिन्यूटी, जैसे केयर जो होती है ना, वो कंटिन्यूस केयर होनी चाहिए। डॉक्टर, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो अगर पेशेंट बन गया दिल का, मैं सब लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा, ऐसा ना हो कि आप जाएं, आपको लगता है ऐसे है कि जाहिर है आपकी फ़ीस देनी पड़ती है आपको, लेकिन ये है कि आप रेगुलरली हर 6 महीने बाद, अगर आप दिल के पेशेंट हैं, आपको स्टेंट डला हुआ है, वाल्व डला हुआ है, मैं फिर भी यही कहूँगा कि हर 6 महीने बाद चेक कराएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना रेगुलर वेट ना करें कि कुछ होगा तो तभी जाएंगे। ठीक है, पहले प्रिवेंशन कोशिश करें। तो क्यों ना वही आप जो इस्लामाबाद में सेटअप कर रहे हैं, छोटा सा सेटअप जतोई में कर दें, फलाही काम भी हो जाएगा, आवाम भी इससे मुस्तफ़ीज़ होती रहेगी। इंशाल्लाह कोई सिलसिला बनाऊंगा। मैं अभी एक छोटे कामों से कुछ शुरू किया है कि ये जैसे अपने भाइयों ने मिलके कुछ, क्योंकि मुझे इनकी सपोर्ट चाहिए होती है यहाँ सिस्टम चलाने के लिए। बिल्कुल। तो हमने ये वाटर प्लांट्स के प्रिवेंशन की बेस पे ही मैंने सोचा था कि बचाव कैसे किया जाए बीमारियों से। तो इन लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि ये पानी के प्लांट्स लगाए जाएं। जाहिर है पेट की बीमारियां और हर चीज़ तो सफाई से है, साफ़ अगर पानी हो, साफ़ अगर खुराक हो तो चांसेस कम हैं। उसी तरह ये उसी का हिस्सा है। कोशिश कर रहे हैं कि कोई काम शुरू किया। इसी तरह मुझे
एक और शौक़ है कि कोई डायलिसिस का कुछ सिलसिला बनाया जाए। यहाँ पे है नहीं कोई डायलिसिस सेंटर। बिल्कुल। उसके लिए आपको ना टीम चाहिए होती है, चीज़ें लगाना आसान होता है। एक तो होता है कि आप पैसे लगाएं, दिखाने के लिए आप चीज़ लगा दी आपने। मुझे चाहिए कि प्रॉपरली उन लोगों को काम आता हो और फिर वो ना जो सही काम करें। मसलन मशीनें तो अब निश्चर में भी बहुत हर जगह पे लगी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उनको अगर प्रॉपर काम ना आता हो ना, और जैसे अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, अगर कुछ हो भी गया ख़राब तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो सिलसिला। मैं अगर इस्लामाबाद लेवल पे भी बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल हो कम से कम जिसमें अगर आप जाएं, अगर आपके अगर पैसे भी लगते हैं, आसान नहीं है। अगर सच बात ये है कि बिल्कुल हेल्थ केयर, मुझे पता है कि हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसों की गुर्बत हमारे आपके सामने है जी, लेकिन सब जो हेल्थ की जो रियल, अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हो ना, जिन मुल्कों की आप मिसालें सुनते हैं कि बिल्कुल अमेरिका में आपने देखा होगा हमारे हुक्मरान भी वहीं इलाज करवाना चाहते हैं। बेवकूफ़ नहीं है वो, उन्हें पता है कि एक तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। उन्हें पता है कि कोई डॉक्टर भी 100 दफ़ा सोचता है कि मैं जब कोई काम कर रहा हूँ तो ये पेशेंट भी है, मेरा कस्टमर भी है, और फिर जब मैं फ़ीस तो मैं चार्ज कर रहा हूँ लेकिन उसकी मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ उतनी केयर देने का। एक तो एज ए डॉक्टर प्रोफेशनल, दूसरा ये भी है कि उसकी फैमिली और हर तरह की, अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसका। तो लोग अकाउंटेबल हैं, लोग डरते हैं, काम पूरी कोशिश से, पूरी ईमानदारी से सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें लॉ का भी रोल है। उन्हें पता है कि कानून सख्त है, अकाउंटेबिलिटी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ जैसे भी कर दिया। बिल्कुल। यहाँ तो हर चीज़ अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह की मर्जी ऐसे ही है। तो वो थोड़ा सा चाहते हैं कि अच्छा बनाया जाए, कोई चीज़ बनाई जाए। डॉक्टर साहब, जनाब ने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आप अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को हमारे प्लेटफॉर्म वक्री गाल के नाम से क्या पैगाम देंगे? एक तो ये है कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। एज ए डॉक्टर मैं यही कह सकता हूँ कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें। अगर दिल की बीमारियों से बचाव चाहते हैं, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, और सारा डिपेंड करता है इंसान की नीयत पे। अगर आप कोशिश करें कि सोच लें कि मैंने नहीं पीनी सिगरेट, तो आप छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे इलाके में भी। एक तो आपके इसमें नुकसान है फाइनेंशियली, दूसरा आपकी ज़ाहिर है दिल की बीमारियों के मसाइल ज़्यादा होंगे। और अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें, और सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथों को धोएं अच्छी तरह। सफाई पेट की बीमारियों से बचाव के लिए पीने का पानी साफ़ हो, और चीज़ें कोशिश करें घर में पकाएं और उसको ऑयल में पकाएं, और घी और नमक और उसका इस्तेमाल कम रखें। तो दोस्तों, ज़रूर वक्री गाल मुहम्मद हुसैन खान दे नाल ते जेह्ड़े सारे मेहमान सारे पाकिस्तान दा फ़ख्र डॉक्टर शौकत अली राव साहब सन मौजूद हैं, जेड़े अमेरिका च दिल दे डॉक्टर हैं। उन्हें आखिर उन्हें बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की है, दिल दे मरीज़ें वास्ते भी बेहतरीन पैगाम आखिर च देने पे कि खुदारा साड़ी आवाम को चाहिए, खुदा दा वास्ता है वे सिगरेट पीवन छोड़ दियो तो दिल दे बीमारे को बच वेसो। एक तो जान का नुकसान है, दूजा माली पैसे का भी नुकसान है। तो दोस्तों, तो सारी वीडियो को लाइक करे सो, इनको शेयर करे सो। इंशाल्लाह मिलते से अपने नेक्स्ट बेहतरीन मेहमान नाल। अल्लाह सी तुहाडा ते साडा हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।